अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडीकेट स्पेशल एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एमसीक्यूज़, बड़े प्यारे एमसीक्यूज़ है और कॉन्सेप्चुअल है। दो एमसीक्यूज़ है, लेकिन आज का ये जो चैप्टर है ये हमारा एंजाइम से है। तो एंजाइम के चैप्टर से हम अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1 और एमसीक्यूज़ नंबर 2 आज डिस्कस करते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एमसीक्यूज़ को देखकर परेशान हो जाएंगे, काफ़ी सोचेंगे कि ये किस तरह का एमसीक्यूज़ है, किसी कोर्स में नज़र नहीं आया या हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, सवाल पढ़ ले गौर से और मुझे बता दें कि आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो ख़ुद देख ले। अगर नहीं हो पा रहा है बस अपने आप से एक गैस लगा ले, लेकिन चीटिंग नहीं करना है। आपकी चीटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं कि आप फ़ौरन से नेट खोल के देखना शुरू करेंगे। अपने आप को आज़माना है, जो भी ऑप्शन है उसको करके दे दे और दूसरा एमसीक्यूज़ भी जब आ जाएगा तो वो आप ख़ुद वीडियो पॉज करते ऑप्शन दे दे, बाद में देखते हैं। अच्छा, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ shows the effect of pH on reaction velocity। ये चैप्टर एंजाइम से है, इसमें से 4 ग्राफ्स दिए गए हैं। आप उसमें से देख ले कि कौन सा ग्राफ pH और एंजाइम के इफ़ेक्ट को शो कर रहा है, एंजाइम की वेलोसिटी को। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसा बनाता हूँ कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं सारे के सारे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे pH है और ये pH और जो y एक्सिस है उस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी VEL, वेलोसिटी रिएक्शन का रफ्तार, वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर अगर आप ग्राफ नंबर 1 पे आके देख लेंगे तो ग्राफ नंबर 1 ऐसा दिखा रहा है कि pH 0 से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे pH बढ़ रहा है तो ग्राफ का लाइन भी ऊपर जा रहा है जी। गौर करें ना आप लोग, माशाल्लाह आप लोग एमडीकेट के लेवल पर आ चुके हो, बिल्कुल आप गौर कर रहे होगे। तो एक ग्राफ नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए ये बता रहा है कि pH को बढ़ाने से रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन मज़ीद pH बढ़ाने से रिएक्शन वापस कम हो रहा है। ठीक है, ये बता रहा है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर जो ग्राफ बी है इसमें भी ऐसा कुछ है कि pH किसी ख़ास जगह पे स्टार्ट हुआ है और जैसे जैसे वो pH हम आगे की तरफ ले जा रहे थे तो रिएक्शन का रफ्तार बढ़ रहा था। अब एरोज़ देख सकते हैं, जैसे तीर के निशान का मतलब ये कि रिएक्शन का रफ्तार बढ़ रहा है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v बढ़ रहा है और एक ख़ास pH पे पहुंचकर ये वापस कम हो रहा है। ये ग्राफ हमें इसी तरह का आइडिया दे रहा है। इसी तरह से अगर आप सी पर आ जाएंगे तो सी पर भी कुछ ऐसा है कि जब pH 0 था, बिल्कुल जब pH 0 था तो रिएक्शन भी 0 था और जैसे हमने pH को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया तो हमारे पास फिर से रिएक्शन बढ़ता गया और एक स्टेज आया कि रिएक्शन नीचे नहीं आ रहा है, ग्राफ में नीचे नहीं आ रहा। ग्राफ जो है वो राइट साइड पर उसने चलना शुरू, यानी कांस्टेंट हो गया है। रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन का रफ्तार कांस्टेंट हो गया है। तो एक ये ग्राफ है और लास्ट वाला क्या कह रहा है फिर से कि रिएक्शन 0 पे स्टार्ट हुआ, pH बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ गया और फिर नीचे आया। ये सारे के सारे 4 ग्राफ्स में से अगर हम देखें, गौर से देखें, टेम्परेचर की तरह बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जब हमने टेम्परेचर के बारे में ये सुना था कि टेम्परेचर शुरू में जब कम होगा रफ्तार कम होगा, जो आपको याद है ना, रफ्तार कम इसका टेम्परेचर कम रफ्तार कम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो आपका रफ्तार भी बढ़ना शुरू होगा और एक स्टेज आएगा कि मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रफ्तार कम हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने 4 ग्राफ्स है इसमें से A, B और D जो है ये बिल्कुल टेम्परेचर की तरह है
कि चीज़ों को टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ाने से वो बिल्कुल रिएक्शन कम हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर स्टूडेंट देख लें तो वो क्या करेगा, वो ए को रिजेक्ट करेगा, वो बी को रिजेक्ट करेगा, वो डी को रिजेक्ट करेगा और सी पर उसका शक होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। देखिए पीएच के केस में कोई सच कोई बात आपको किसी भी बुक में नज़र नहीं आएगी कि पीएच को बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रहा है या पीएच को कम करने से। कम और ज़्यादा वाली बात पीएच के साथ नहीं आ रहा, वो तो टेम्परेचर है जिसके साथ कम और ज़्यादा का कंसेप्ट है। तो जनाब हम उस हिसाब से आके देखते हैं। जब पीएच की बात करते हैं ना, तो पीएच के हवाले से मैं आपको एक बात यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो मैंने अपने साथ लिखा हुआ है कि एंजाइम का जो पीएच है दैट ऑलवेज फॉल्स इन अ नैरो रेंज ऑफ ऑप्टिमम। नैरो रेंज ग्राफ। ऐसे केस में आपने देखना है कि नैरो रेंज किसका है। नैरो रेंज, अब आप देखें ये जो ग्राफ ए है, ग्राफ ए में देखो इतना सा बड़ा सा रेंज है, ये देखो ना बहुत बड़ा रेंज है। अच्छा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर रेंज, RANGE रेंज। ग्राफ बी में अगर आप आके देख लेंगे तो ग्राफ बी में अगर बहुत छोटा सा रेंज है, ये देखें बहुत छोटा सा रेंज है। ग्राफ सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी स्टूडेंट इसको देखेगा उसको रिजेक्ट कर देगा, उसमें रेंज वाली बात है ही नहीं। और ये ग्राफ कमाल का इशारा हमें दे रहा है कि एक ख़ास स्टेज पे पीएच पहुंच के मैक्सिमम हो जाता है रिएक्शन, लेकिन उसके बाद रिएक्शन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है, आप पीएच बस बढ़ाते जाओ। सो इसको तो हम लोग ना बिल्कुल यहाँ से रिजेक्ट कर लेते हैं। और ये जो डी वाला है ना, इसका रेंज देखिए, ये रेंज का मतलब ये है ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन के दरमियान जो फासला है, ये रेंज, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको भी रिजेक्ट कर लेते हैं। द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज़ द ऑप्शन बी। तो जब इस तरह के सवाल आ जाए ना, तो वहाँ पर पीएच के केस में हम क्या देखते हैं, रेंज को देखते हैं कि रेंज किसका, नैरो रेंज आ रहा है। तो ये हमारा मैंने आपके लिए नैरो रेंज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब दूसरा एमसीक्यूज़ की तरफ अगर मैं जाऊँ, तो दूसरे एमसीक्यूज़ के लिए मैं आपको दूसरे पेज पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो शायद मैं गायब हो जाऊँ लेकिन सवाल होगा। अच्छा जनाब, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका जो एंजाइम का चैप्टर है। इसमें कह रहे हैं विच मॉलिक्यूल इज अ कोफैक्टर यूज्ड बाय डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अच्छा यहाँ फिर से आप लोग देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है। जिसका कंसेप्ट है वो भी बता दे, जिसका कंसेप्ट नहीं है थोड़ा सा हल्का सा गैस लगा दे यार, वही अंदाज़ा करके चेक करो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करके थोड़ा सोच लो राइट, फिर वीडियो को ऑन कर दो। अच्छा जनाब, बात यहाँ पर किसके बारे में हो रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर बात यहाँ पर हो रही है किस चीज़ की, एक है कोफैक्टर के हवाले से। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने कोफैक्टर पढ़ा होगा। देखिए एंजाइम पर मेरा मुकम्मल चैप्टर मौजूद है, आप लोग एंजाइम वाला चैप्टर डॉक्टर हादी के नाम से सर्च करें, आ जाएगा खैर से, ठीक है। उसमें मैंने कोफैक्टर के बारे में, कोएंजाइम के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ, तो वहाँ आप देख ले, फिर यहाँ पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का कोफैक्टर कौन सा है। आपको पता है कि अक्सर एंजाइम, सारे के सारे अगर नहीं तो अक्सर एंजाइम क्या करते हैं, वो अपने साथ एक साथी, एक दोस्त, एक कोफैक्टर यूज़ करते हैं काम करने के लिए, अच्छे अंदाज से काम करने के लिए। तो यहाँ पर जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसका दोस्त कौन हो सकता है, उसका कोफैक्टर कौन हो सकता है। 4 ऑप्शंस में से जो थोड़े से जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, वो कहेगा यार लैक्टेट कभी हो ही नहीं सकता, लैक्टेट
वो इसको तो रिजेक्ट करेगा, यार तुम नहीं हो सकते हो। फिर वो कहेगा साइटोक्रोम पर आ जाएगा कि यार ये साइटोक्रोम भी नहीं हो सकता, ये कोएंजाइम नहीं हो सकता। अब शक पड़ेगा कोएंजाइम ए और एनएडी के दरमियान। कोएंजाइम ए बिल्कुल, ये जो दो आपके सामने है ना, इन दोनों के दरमियान कोई एक हो, क्योंकि दोनों बड़े मिलते जुलते। कोएंजाइम बी क्या है यार, वो भी तो कोफैक्टर ही है ना। अब एनएडी भी कोफैक्टर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में से स्पेसिफिकली डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ कौन हो सकता है। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आपका जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये अगर हम गौर से देखें, ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व है किस चीज़ में, इन्वॉल्व है किस चीज़ में, इन्वॉल्व है ये रिडक्शन में, यानी ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन के रिएक्शंस होते हैं ना, ये उसमें इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन गया, प्रोटॉन आया, उस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अगर हम उसमें देखें ना, इनमें से वो कोएंजाइम अब आप उठा लेंगे जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो परफेक्ट ये जो है ये हमारा NAD है, क्योंकि NAD अपने आप को ऑक्सीडाइज करके NAD प्लस भी बन सकता है, और NAD अपने आप को रिड्यूस करके ये ऐसा भी बन सकता है NADH। यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर लिख लेता हूँ NADH। अब ये जो शक्ल आप देख रहे हैं ना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो चूंकि ये NAD अपने आप को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में रख सकते हैं, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जो एंजाइम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हिस्सा ले रहा है, वो एंजाइम NAD को यूज़ करेगा एज अ कोफैक्टर। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, मज़े आपके हैं, इंशाल्लाह इससे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। जो चीज़ आराम से समझ आ जाए उधर पढ़ने को दिल करता है, मज़ीद भी पढ़ने को दिल करता है। और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ कि आजकल ये जो स्मार्ट सिलेबस वाली बात आ रही है, प्लीज़ प्लीज़ स्मार्ट सिलेबस, स्मार्ट चीज़ें दुनिया में हर जगह पर आप लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। बहुत कम ऐसे जगह हैं जिधर स्मार्ट रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, शॉर्ट रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जगह होती हैं जहाँ पर शॉर्टकट मारना, स्मार्ट रास्ते इख्तियार करना, ये आपको बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। एक बंदा है, वो कहते हैं हम 1 महीने में सारी तैयारी करते हैं, क्रश कोर्स वगैरह। ये क्या है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये आपको पढ़ाई से रोकेगा। लालच में हम लोग आकर सिर्फ इस लालच में कि यार हमें कुछ मिल जाएगा, बस जल्दी जल्दी से कवर करो और कल डॉक्टर बन जाए, MBBS बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बैठ के पढ़ना होगा और दिल से पढ़ना होगा, ठीक है। तो साथ ही साथ हमेशा मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला पर जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है, वो सिर्फ ज़बान से नहीं, वो अपने दिल से। दिल का मालिक कौन है हम तो नहीं जानते, लेकिन आपके दिल को सिर्फ अल्लाह जानता है। अपने दिल अल्लाह पे ट्रस्ट करो और ये देखो कि अगर हो गया तो हो गया, मैं अपनी मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा, और उसके नहीं हुआ तो मेरे अल्लाह कोई और बंदोबस्त करेगा। तो ये मैं शॉर्टकट के बारे में खास कर ये हो गए आपके 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर से हम डिस्कशन होगी इंशाल्लाह, और MCQs के हवाले से। तो तब तक